समस्या भारत के सामने विकराल रूप से धारण कर रही है। सन 1930-31 में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो अब केवल भारत में 125 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं: सीमित भूमि तथा सीमित आर्थिक संसाधन। अनेक अन्य समस्याएं भी इस सीमित समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं, जैसे समस्त नागरिक की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक हजार बनता जा रहा है, जहाँ चारों ओर व्याप्त अभावग्रस्त, अस्वच्छ एवं अवशिष्ट परिवेश से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विरक्ति को उठती हुई मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाती है। विनोबी जी ने कहा था कि जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वह दो हाथ लेकर आता है। आशा यह है कि हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर ही सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहाँ रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती। अब बड़ी मशीनों और उनसे भी अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, अधिकाधिक होते जा रहे हैं। आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी है जिसका समाधान किसी के पास नहीं है, और भूमि असीमितता की समस्या। भारत का क्षेत्रफल उसके बाद अगला लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण, और उसके बाद लिख देंगे आपको क्या, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। उसके बाद लिखना क्या है, उपसंहार। यहाँ पर लिखना भैया उपसंहार लिखना है, ठीक है। उपसंहार मतलब यहाँ पे है, देखिए उपसंहार लिखेंगे। आपको रस्म जो है, हास्य रस। हास्य रस क्या है? स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप से आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में उत्पन्न विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही हास कहलाता है। यही हास नामक अस्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट होता है, तब उसे हास रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण: विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनि भय मुनिवृंद सुखारे, हवहं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक कजु, करुणा करि कानन को पगुधारे। ठीक। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों को इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यह सभी शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। क्या? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक अस्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होता है। उदाहरण के जैसे, उदाहरण हमारा क्या है भैया, उदाहरण जैसे क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा फटक रही थी सी, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदी। श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का यह उदाहरण करुण का उत्कृष्ट उदाहरण है। अस्थायी भाव इसका शोक है, विभाव अवलंबन इसका श्रवण, और आश्रय पाठक का उद्दीपन जो है दशरथ की उपस्थिति, अनुभाव सिर पटकना, प्रलाप करना आदि। संचारी भाव स्मृति, विषाद आदि। ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा, अलंकार में आपको देख लेना है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ क्या हो, किसी एक वस्तु की, व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु से या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए तो उसे समानता बताई जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, तो यहाँ राधा के चरण की तुलना समानता गुलाब की दिखाई गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। अगला पॉइंट आपको यहाँ पे देख लेना है क्या, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में आप देख लीजिए परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। स्पष्टीकरण: यहाँ मुख उपमेय में चंद्र उपमान तथा मन उपमेय में सागर उपमान का भेद न करके एक रूपता बताई गई है, अतः यह रूपक अलंकार है। चमरण कमल बंदो हरिराई, जय हो। आपको सोरठा का याद कर लेना। सोरठा क्या भैया, सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु होता है और कहीं 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 तुक भी मिलती है। यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे जय सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रस शुभ गुण सदन।
ठीक है। तो ट्रिक वाली जो बात थी भैया, ट्रिक आपको कुछ भी नहीं लगाना है, मैं जो बता रहा हूँ वही आपको करना है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन में आपको इतना लिख देना है कि आप ऐसे उसके बारे में आप जो भी जानते हैं, उसके लिख दीजिए। नहीं तो आप दूसरा क्वेश्चन का कुछ आंसर उससे मिलता-जुलता लिख दीजिए, तो वही आपका ट्रिक होगा। बाकी आपको कोई भी कोई ट्रिक नहीं बता सकता, क्योंकि पढ़ना भाई आपको है, ठीक है? आपके साथ कोई लिखने नहीं जाएगा, ठीक है? आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ के आप खुद जाइए, उसमें ट्रिक की कोई काम नहीं होगा, बशर्ते हाँ, इतना हो सकता है कि भाई जो आप